हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जेई मेंस 2023 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स देखने की कोशिश करेंगे जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस या प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहें। कुछ ऐसे सब टॉपिक्स की बात करेंगे जिनका अच्छे से फोकस आपको रखना है रिवीजन के अंदर, और कुछ चैप्टर्स से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब बातें प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और हम चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर हम सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स के टॉपिक की बात करें तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है कैलकुलस। ओके, तो कैलकुलस के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स देखते हैं? एक हमारे पास फंक्शंस आता है ना, उसके अलावा लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जिसको अपन एमओडी बोलते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आ जाएगा, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आ जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है, इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दोनों चीजें शामिल है। इसकी एप्लीकेशंस जिसको अपन एरिया अंडर द कर्व के अंदर पढ़ते हैं, और लास्टली हमारे पास आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो कैलकुलस अपने आप में अच्छा 35 to 40% के अराउंड वेटेज रखता है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अराउंड 10-12 या कई कुछ केसेस में ज्यादा क्वेश्चन भी आपको कैलकुलस के अंदर से मिल सकते हैं। तो आपके 30 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 12 क्वेश्चन प्योरली कैलकुलस पर बेस्ड होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। फंक्शंस की बात करें तो पिछले कुछ साल के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपन चले तो इंडिविजुअली जैसे हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, डोमेन, रेंज, वन वन, मेनी वन, प्योरली फोकस इस पे थोड़ा सा कम रहता है ना। ऐसा नहीं पूछेंगे विच ऑफ द फंक्शन इज अ मेनी वन या ऑन टू या इन टू, उसको किसी ना किसी क्वेश्चन के साथ मिक्स कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका रिवीजन में ध्यान रखें, कॉम्पोजिट फंक्शंस जो हैं इन पर काफी फोकस रहा है ना। सोलली अकेले कॉम्पोजिट फंक्शंस के साथ साथ उसको मर्ज भी कर देते हैं बाकी टॉपिक्स में। तो कॉम्पोजिट फंक्शंस का रोल काफी इंपॉर्टेंट है ना। इनवर्स क्या होता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, और फंक्शनल इक्वेशंस जो होती है fx प्लस वाई, fx प्लस एफ वाई, इस टाइप की जितनी भी फंक्शनल इक्वेशंस होती है इन फंक्शनल इक्वेशंस पे थोड़ा फोकस रखें। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये जो रेंज है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ आ जाएगा जिसमें डिफरेंशिएशन और उसके एप्लीकेशंस शामिल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फंक्शंस के ग्राफ्स बहुत ज्यादा मैटर रखते हैं। अभी अभी में मैक्सिमा ऑफ फंक्शंस, मिनिमम ऑफ दीज टू फंक्शंस, इनके काफी सारे ग्राफ्स आ रहे हैं, तो इन पे हमें अच्छा खासा फोकस रखना है। फंक्शंस में ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीडी के अंदर स्पेशली लास्ट ईयर 2022 में लिमिट्स के अकेले क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, वरना लिमिट्स को कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के साथ मिक्स कर देते थे। तो लिमिट्स के अंदर स्पेशली थोड़ा सा सीरीज एक्सपेंशन पे फोकस रखना, और स्टैंडर्ड लिमिट्स पे जो हम फोकस रखते ही हैं, तो इन दोनों चीजों पे थोड़ा फोकस रखेंगे। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो लिमिट्स का ही एक एक्सटेंशन होते हैं। तो उसके अंदर आपके पास दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फंक्शंस की डेफिनेशन दे देते हैं कि fx जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, किसी इंटरवल में कोई डेफिनेशन है, दूसरे इंटरवल में कोई डेफिनेशन है, कहाँ पे कंटिन्यूस है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, कहाँ डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर नहीं है, या अगर कंटिन्यूस है तो a और b की वैल्यू बताओ, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ क्वेश्चन है जिसके अंदर fx डिफाइन कर देते हैं किसी इंटरवल में, जैसे -10 से 10, और उसमें पूछ लेंगे कि कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस का जेईई मेंस में, स्पेशली लास्ट 4-5 इयर्स के अंदर। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोई पक्का बोल नहीं सकते, बट मेंस के कुछ शिफ्ट्स के अंदर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आते हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं होते हैं, सोचना पड़ता है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, है ना, इनवर्स का डिफरेंशिएशन, ये सब चीजें आनी चाहिए। हम श्योर नहीं बोल सकते आएगा, बट कैलकुलस के किसी क्वेश्चन का एक सब पार्ट हो सकता है। तो आई होप डिफरेंशिएशन बेसिक आपको आता होगा, है ना। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत वास्ट चीजें कवर करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पूरा अच्छे से डिटेल में देखना पड़ेगा, सिर्फ एक दो कॉन्सेप्ट में हम नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है नंबर ऑफ रूट्स। तो किस फंक्शन के कितने रूट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ रूट्स पे जो है उस पे क्वेश्चन हमारे पास अक्सर आता है, तो आपको ग्राफ बना के देखना पड़ता है। मैक्सिमा मिनिमा पर भी आता है। इसमें मैं अगेन आपको कोई पर्टिकुलर सब पार्ट नहीं बता पाऊंगा, इसके अंदर आपको इसको पूरा ही कवर करना पड़ेगा। एओडी से भी ग्राफ बनाना आना चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमा मिनिमा बता दिया। रेट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या है, या मैक्सिमा मिनिमा की रेट में जो एप्लीकेशंस है वो, और लास्ट में रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी। तो अगेन बहुत वास्ट चैप्टर है और इसको थॉरोली स्टडी करना,
एओडी के ज्यादा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चंस तक भी आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट के आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, डेफिनेट से क्वेश्चंस रिलेटिवली ज्यादा आते हैं, तो डेफिनेट की प्रॉपर्टीज जरूर अच्छे से पढ़ लें। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो प्योरली प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं, किंग प्रॉपर्टी लगाना, क्वीन प्रॉपर्टी लगाना, लिमिट्स को स्प्लिट करना, और स्पेशली लिमिट एज अ सम जो है ना, प्रॉपर्टीज के साथ साथ लिमिट एज अ सम अच्छे से देख लें, और जिसमें हम रिडक्शन फॉर्मूला देखते हैं, है ना, रिडक्शन फॉर्मूला इंटीग्रेशन एज पार्ट, है ना, तो बाय पार्ट लगाते हैं और फिर उसके अंदर वापस in को in+1 में एक्सप्रेस करते हैं। बट इससे भी ज्यादा लिमिट एज अ सम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा अच्छा फोकस रखें। एरिया अंडर द कर्व का एक क्वेश्चन पक्का है, आएगा ही आएगा, तो एनसीईआरटी में भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा PYQs लगा ले लास्ट 2-3 साल के, वो एरिया के लिए सफिशिएंट है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन पक्का आती है, 2 रेयरली देखने को मिलेगी, एक पक्का आएगी, और ये एक थोड़ी लेंदी होती है, पर मोस्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन पर होगी, या फिर कोई ना कोई फंक्शनल इक्वेशन होती है जो फंक्शंस के अंदर है, और उसको फिर कोई ना कोई कैलकुलस का दूसरा चैप्टर लेकर साथ में मर्ज कर दिया जाता है। तो आप पहले डिफरेंशिएशन कर रहे हैं लेबनिट्ज रूल से, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो 10 to 12 क्वेश्चंस पक्के हैं। तो फंक्शंस का एक क्वेश्चन हम पक्का बोल सकते हैं आएगा। एलसीडी में लिमिट्स का एक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के 1 से 2 सवाल। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हम श्योर नहीं है, मे बी एक आ सकता है। एओडी में 2 से 3 सवाल, अभी के लिए 2 लिख लेते हैं, है ना। इंटीग्रेशन में डेफिनेट से पक्का आ सकते हैं 2 सवाल, या एक इनडेफिनेट एक डेफिनेट, बट 2 सवाल आएंगे। एरिया का एक पक्का आएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 सवाल। तो ये जो आप देख रहे हो 1 2 3 और ये 9 10 सवाल ये मिनिमम है, इसके अलावा एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो मैं शॉर्ट कैटेगरी में ब्रेक नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि कोई कंपोजिट फंक्शन ले लेंगे, उसका इंटीग्रेशन निकलवा देंगे, कोई कंपोजिट फंक्शन ले लेंगे, उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ लेंगे, तो मिक्स एंड मैच चलता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर भी कोई कर्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके उसका एरिया निकलवा दी। तो कैलकुलस प्राइमरीली अपने रिवीजन लिस्ट पे रखें, ओके। कंसेप्ट ट्राई करें, क्लास नोट्स जो आपको पढ़ाए जाते हैं वो पढ़ें, और इसके 10 to 12 क्वेश्चंस अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आगे बढ़े तो कैलकुलस के अलावा नेक्स्ट चीज जो अपने पास आएगी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास क्या क्या आया था, तो एक बार हम यहाँ देखें, हमारे पास मेनली 3 ही चैप्टर्स है। एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, एक सर्कल्स है, और एक कोनिक सेक्शन है। तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन से आप 4 to 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 में भी ज्यादा स्ट्रेच हो, बट 4 क्वेश्चंस तो पक्का आएंगे ही आएंगे। तो रफली कोनिक से आपके पास अराउंड 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 भी चले जाते हैं, 2 आएंगे पक्का। सर्कल से पक्का 1 आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन का अकेला क्वेश्चन थोड़ा सा कम आता है, कई बार स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक में किसी 2 चैप्टर के क्वेश्चन उठाकर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो किस किस चीजों पर आते हैं ये ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेट में एक बहुत लिमिटेड सेक्शन है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं मैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल जो सेक्शन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सर्कल और कोनिक्स की बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन PYQs के जो आए हैं वो टेंजेंट नॉर्मल पे बेस्ड है, और प्योरली टेंजेंट नॉर्मल के साथ साथ, मतलब टेंजेंट नॉर्मल निकालना होगा, उसको किसी और एप्लीकेशन के साथ जोड़ सकते हैं। और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉमन टेंजेंट, है ना, या कॉमन नॉर्मल, क्योंकि कॉमन नॉर्मल के अलोंग डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होती है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड अ सर्कल, बिटवीन पैराबोला एंड अ हाइपरबोला। ये कोनिक सेक्शंस के अंदर अगर आपको चीजें मास्टर करनी है तो मैं आपको बता दूं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की बेसिक प्रॉपर्टीज, है ना, जो एनसीईआरटी के अंदर है, बेसिक एनसीईआरटी का एक ही छोटा सा चैप्टर है वो, और उसके अंदर सारी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। बाकी जो कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो सारी की सारी चीजें तो सर्कल की इक्वेशंस ही होती है, उसमें कुछ नया सीखना नहीं है। टेंजेंट नॉर्मल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। सर्कल्स के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, इसमें एक क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री बेस्ड आ जाता है। कहने के लिए 11th-12th में ज्योमेट्री नहीं है, बट एरिया के फॉर्मूले, है ना, बाकी भी जो टेंजेंट की लेंथ इक्वल है, क्या एंगल बनाते हैं, वो सारी चीजें, कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे बाइसेक्ट होगा, वो सब प्रॉपर्टी बेस्ड एक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सर्कल कोनिक को मिक्स कर देते हैं, सर्कल का एक टेंजेंट पैराबोला का भी टेंजेंट है, सर्कल की कॉर्ड पैराबोला की भी टेंजेंट है, या कभी लोकस घुसा देते हैं उसके अंदर।
स्ट्रेट लाइन के अंदर वैसे तो वास्ट है स्ट्रेट लाइन भी, बट एक टॉपिक जरूर जरूर बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना, जो है स्पेशल पॉइंट्स, जिसमें आप सेंट्रोइड की, है ना, सरकम सेंटर की, ऑर्थो सेंटर की, इन सेंटर की, इन सब की बात करते हैं। इनका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, एक एक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा मिक्स किया जा सकता है, तो इनको जरूर ध्यान रखें। और ये चीज कोऑर्डिनेट में आपको 4 से 5 क्वेश्चन सही करा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज जिस पे हम आते हैं, और ये टॉपिक हमारे पास, अगला टॉपिक जो है ये हमारा लार्जली अलजेब्रा पर बेस्ड है। तो अलजेब्रा के अंदर आपके पास क्या क्या कवर होगा? अलजेब्रा के अंदर हमारे पास आ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम, ओके, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आ जाएंगे, सीक्वेंस सीरीज आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, लॉगरिथम वगैरह भी आते हैं, अभी उसकी डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं, लॉग को किसी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, बेसिक लॉग सबको आना चाहिए। तो इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम एक क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 2 क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक के 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी दोनों से एक एक, कभी सीक्वेंस सीरीज से 2, क्वाड्रेटिक से एक भी नहीं, कभी क्वाड्रेटिक से 2, सीक्वेंस सीरीज से नहीं, और कॉम्प्लेक्स नंबर से पक्का एक आता है। दिन खराब है तो 2 भी आ सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अक्सर करके नहीं जाते, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ साइड में, कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन। तो ये जो आपका अलजेब्रा का पोर्शन है आपके पास इस केस के अंदर, तो हमने कैलकुलस में 10 से 12 बोले, कोऑर्डिनेट में 4 से 5 सवाल है, अलजेब्रा के इस पोर्शन के अंदर 7 से 8 सवाल आपके पास यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पीएनसी प्रोबेबिलिटी 7 इसलिए लिखा है क्योंकि इंटर कन्वर्जन है, पीएनसी का सवाल प्रोबेबिलिटी में एंड वाइस वर्सा चलता है। बाइनोमियल का एक सवाल स्टैंड अलोन सवाल जरूर आता है, इसमें क्या करेंगे, कोई भी सवाल पीवाईक्यू में जो दिखे एक्स की किसी पावर का कोफिशिएंट लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशंस के अंदर रिमाइंडर निकालना जरूर अच्छे से ध्यान रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर की बात ये लोग अक्सर कर लेते हैं, है ना। नंबर ऑफ रैशनल या इररेशनल टर्म्स पे क्वेश्चन आ जाता है, और कोफिशिएंट का सम जो है ना, कोफिशिएंट निकालना x की पावर 8, 7 टर्म इंडिपेंडेंट, है ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट सम के अंदर एक अभी के अंदर ये जो समेशन होता है NCR इंटू MC कुछ ले लेते हैं R-1, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी देखने को मिल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस काफी सारे आने लग गए हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें बाइनोमियल में, इनमें से किसी पर एक सवाल आ सकता है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखें। प्रोबेबिलिटी के अंदर लास्ट ईयर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर काफी सारे क्वेश्चन थे, और उसका जो मीन है, वेरिएंस है, इस पर काफी क्वेश्चन थे। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी पीएनसी की जो एप्लीकेशंस है प्रोबेबिलिटी में लग जाती है एज इट इज। अगर आपका अभी भी पीएनसी प्रोबेबिलिटी क्लियर नहीं है तो फिर आप उसको छोड़ दें, 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। अगर इंटीजर टाइप में आते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, आपको 5 ही करने हैं। अच्छा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट का सवाल है। डिटर्मिनेंट में इक्वेशन का जो रूल है, क्रैमर्स रूल, वो अच्छे से याद रख लें। मैट्रिसेस के अंदर मैट्रिक्स की जो हायर पावर होती है, a की पावर 10, 20, 30, 40, जिसमें पैटर्न बनता है, वो क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक का ध्यान रखें, जिसमें ट्रांसपोज यूज होता है, और एडजॉइंट के इनवर्स के इनके क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a b इनवर्स एडजॉइंट ऑफ c, ऐसा। तो 2 क्वेश्चंस इसके अराउंड आ सकते हैं। और सीक्वेंस एंड सीरीज क्वाड्रेटिक का एक सवाल ऐसा मान के चल सकते हो। क्वाड्रेटिक में अल्फा बीटा के मैनिपुलेशंस पे अभी में बहुत क्वेश्चन आने लग गए। अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100, है ना, इस तरह से। तो इनके रूट्स पे अल्फा बीटा से खेलते हैं काफी सारे क्वेश्चन में, तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें अल्फा बीटा से ये लोग खेलेंगे। सीक्वेंस सीरीज में अभी में समेशन पे काफी फोकस है, एपीजीपी एएमजीएम से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, और एजीपी का सम, है ना, स्प्लिट करते हैं, स्पेशल सीरीज, मेथड ऑफ डिफरेंस, थोड़ा सा इनको रिवाइज करके जाना, एक समेशन का क्वेश्चन मिलने के काफी सारे चांस है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बेसिक जो होगा मेंस में, उसमें तो z, z बार, मॉड z और आर्ग्यूमेंट z से सवाल बना देते हैं, फिर रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, मॉड z, इनकी बात कर लेते हैं। आइलर फॉर्म का ध्यान रखेंगे जाने से पहले, r e⁻ थीटा के न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। अगर ज्योमेट्री नहीं चमकती तो गोल्डन रूल है, z की जगह x प्लस आयोटा y रख के सोल्व कर लो, x और y में इक्वेशन बना के काम खत्म। उतना ही बेसिक में जाएंगे मेंस के अंदर, बहुत परेशान नहीं करेंगे, एडवांस में खा जाएंगे आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर।
तो ये पोर्शन आपके 7 से 8 क्वेश्चन श्योरली सही करा सकता है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट पर अपन आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर 3D वाला पार्ट, और कुछ ऐसे टॉपिक जो सिर्फ मेंस के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हमारा रिमेनिंग पोर्शन कवर हो जाएगा। तो कैलकुलस में आपको मैं बता चुका हूं, कैलकुलस में आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद हमने अभी अलजेब्रा देखा है, अलजेब्रा आपके पास 7 से 8 है क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 4 से 5 सवाल दिला सकता है। तो रिमेनिंग आपके जो 5 से 9 सवाल है, ये रिमेनिंग 5 से 9 सवाल कहां से आएंगे? ये आएंगे आपके वेक्टर 3D, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स और सेट रिलेशन। अगर आपको याद हो, ये भी पढ़ते थे अपन, है ना, सेट रिलेशन और हाइट एंड डिस्टेंस। अब इसमें कैसा रहता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन, में थोड़ा सा बता देता हूं। ये स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है, +-1 चल सकता है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, सेट रिलेशन और हाइट एंड डिस्टेंस, ये अराउंड आपके 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग एक क्वेश्चन अपन ऑलमोस्ट डन डील मान सकते हैं। 2-3 घंटे का टॉपिक है, फटाफट किसी एक दिन बैठ के PYQs लगाकर थ्योरी पढ़ के खत्म करेंगे। स्टैटिस्टिक्स भी सेम कहानी है। स्टैटिस्टिक्स अब एडवांस में भी आ गए, थोड़ा केयरफुल रहना है आगे के लिए। सेट रिलेशन में जनरली रिलेशंस पे क्वेश्चन आते हैं, अगर आते हैं तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। अगर ये नहीं आता तो हाइट एंड डिस्टेंस और इसके साथ सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, SOT। SOT के अंदर बहुत ज्यादा याद या ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। SOT में क्या क्या ध्यान रखोगे आप? साइन रूल, कॉस रूल, है ना। इसके अलावा हाफ एंगल फॉर्मूला सिर्फ किसका? टैन का, है ना। उसके अलावा इन रेडियस, सर्कम रेडियस। बाकी चीजें जो है वो अपन ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में मैं लिख चुका हूं, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर। तो उनकी लेंथ, उनका पॉइंट, वो सब कैसे निकालना वो आना चाहिए। इनके अलावा ये चीजें और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसको या हाइट एंड डिस्टेंस जो आप 10th में पढ़ते थे, इनको मिक्स करके एक क्वेश्चन डाल सकते हैं, इसका या रिलेशंस का, दोनों में से कोई एक। और एक रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स, 2-2 घंटे के टॉपिक हैं, एक ही दिन में बैठ के सारे कर सकते हो आप, अगर किसी दिन पूरा मैथ्स टारगेट कर रहे हो। तो ये तो 3 हो गए। बचे हुए आपके जो क्वेश्चंस हैं, बचे हुए 2 से 7, तो कहां से आएंगे? ये आपका अकेला स्टैंड अलोन चैप्टर, पूरे मैथमेटिक्स के पोर्शन का सबसे ज्यादा मार्क्स प्रोवाइड करने वाला, थोड़ा लेंदी बट आसान है अगर प्रैक्टिस करिए तो। अकेला 2 से 3 क्वेश्चन, ज्यादा आ सकते हैं, कम नहीं आएंगे। तो वेक्टर का पक्का एक क्वेश्चन आएगा। वेक्टर का एक क्वेश्चन किस पे आएगा? या तो वेक्टर इक्वेशन पर आएगा, डॉट क्रॉस यूज करके इक्वेशन दे देंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट, या वॉल्यूम और एरिया पे, पैरेललोपाइड टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम या ट्राइंगल का ही कोई एरिया हो जाएगा। तो इस पे एक क्वेश्चन आएगा। 3D के अंदर वही अपनी लाइंस और प्लेन्स आती है। किन किन चीजों पे फोकस करोगे आप? इमेज पे, फुट पे, स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस किसी एंगल पे चलते हैं। तो सब NCERT के अंदर है, 12th की NCERT वेक्टर 3D की अच्छी है, उसके साथ PYQs लगा लोगे तब भी काफी चीजें कवर हो जाएगी, अगर कुछ नहीं किया अभी तक तो। प्लेन्स में फैमिली ऑफ प्लेन्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये NCERT में नहीं मिलेगा, है ना। और लाइन और प्लेन को मिक्स, इसमें बेसिकली मिक्स एंड मर्ज खेलते हैं आपके साथ, कि लाइन प्लेन को कट कर रही है, फिर उस पॉइंट से किसी और पॉइंट की डिस्टेंस, फिर उसकी इमेज ले ली, या 2 लाइंस की कोई कट करने वाली लाइन जिस पॉइंट पे कट कर रही है, इस तरह से घुमाते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब इसकी प्रैक्टिस डिमांड करता है, स्पीड डिमांड करता है, पर 3 सवाल सही कराएगा आपके, अगर अच्छे से कर लिया तो। 3 हफ्ते का टाइम है, ये एक चैप्टर जरूर कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री कोई गारंटी नहीं है क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। ITF कोई गारंटी नहीं है क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। लास्ट टाइम से ट्रेंड है कि हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन डाल रहे हैं ITF का। तो ITF अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो साइन ऑफ साइन इनवर्स को कैसे सॉल्व करना है, मतलब इस टाइप के सारे, tan ऑफ tan इनवर्स, cos ऑफ cos इनवर्स, और cos इनवर्स cos को कैसे सॉल्व करना है, इनको ग्राफ के साथ याद रखना, वरना हिल जाओगे। ग्राफ के साथ याद। और एक छोटा सा टिप, इसके अंदर सीरीज होती है ना, जिसमें आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के अंदर ब्रेक कर देते हो और फिर टर्म्स कट हो जाते हैं, वो सीरीज याद रख लेना। उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके 1-2 सवाल। और ट्रिग्नोमेट्री के आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, मैं इसमें कुछ श्योरिटी नहीं दे सकता आपको, है ना। तो ये इस तरह से आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। तो इनका थोड़ा सा ब्रेकडाउन मैंने आपको बताया है। तो अभी जनरल टिप्स आपके पास ये है कि अभी नेक्स्ट 5-6 दिन में अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है या 1 वीक में टॉपिक है, उसको खत्म करें, अब वापस नया टॉपिक कोई ना उठाएं। PYQs पे अच्छे से फोकस करें, 19 से 22 के अगर वो लगा लिए हैं तो पुराने एडवांस के सवाल लगाएं, 2010 से पहले के। सिंगल करेक्ट, पैसेज, एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव कुछ भी नहीं लगाना, वो कभी कभी रिपीट हो जाते हैं वापस,
ठीक है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने ज्यादा पीवाईक्यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट पेपर्स दें, चाहे भले पुराने साल के पेपर को दे रहे हैं एज अ मॉक टेस्ट, चाहे किसी कोचिंग की अगर सीरीज ले रखी या कहीं से आप और पेपर अरेंज कर रहे हैं तो टेस्ट दें। हर रोज टेस्ट भले ही ना दें, 3 दिन में एक टेस्ट दे दें, उसको अच्छे से एनालिसिस करें, स्पीड पे ध्यान रखें, स्पीड बढ़ाएं, थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ाएं। और टेस्ट जब वहां देते हो तो आइडियली ये डिवीजन सही है, 1 आवर 15 मिनट्स मैथ्स, 1 घंटा फिजिक्स, 45 मिनट्स केमिस्ट्री, बट टफनेस लेवल के अकॉर्डिंग 5-10 मिनट्स एडजस्ट कर सकते हैं। शुरुआत के जो 2 घंटे या 2 आवर्स 15 मिनट्स हैं उसमें ट्राई करें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 1 गो में वो फटाफट कर लें। लास्ट का जो 50 मिनट्स बचता है उसमें जो क्वेश्चन आपको पहले लेंदी लगे, जो आपने छोड़ दिए मार्क फॉर रिव्यू करके, या कंसेप्ट जो स्टार्टिंग में नहीं चमका, उन पे वापस आ सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। आई होप आपको इससे कुछ जानने को मिला हो, लास्ट कुछ मोमेंट में क्या रिवाइज करना है, कुछ आइडिया लगाओ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पॉजिटिव फीडबैक देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर दें। और जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।